सो सम्स का नाम है सिक लिमिटेड। ये एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम प्रॉब्लम 2013। चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड उस पे ये सम्स आ रहा है शेयर सरेंडर के बेसिस पे। तो लिखा हुआ है लेजर बैलेंसेस, लेजर बैलेंसेस दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2021। तो लास्ट क्लास में हम बता रखे थे, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एक रफ बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के नहीं दिया रहेगा, एक रफ बैलेंस शीट बना लेंगे। और इस बात को देखो, हम लोग अपना राइट हैंड साइड में देखो, चेक करो, राइट हैंड साइड में तुमको स्पेस मिलेगा, देखो दिखना स्पेस को जानबूझ के स्पेस छोड़ा होता है कि हम लोग ये नोट लिख सके वहां पे। ठीक है, किताब में जानबूझ के स्पेस हम बोल दिए थे छोड़ने के लिए। ठीक है, तो वहां पे लिखो, जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना हुआ नहीं रहेगा, जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना हुआ नहीं रहेगा, तो एक रफ बैलेंस शीट या फिर ट्रायल बैलेंस बना लेना है। जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना हुआ नहीं रहेगा, तो एक रफ बैलेंस शीट या फिर ट्रायल बैलेंस बना लेना है। जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट, देखो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो एक रफ बैलेंस शीट या फिर ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। लास्ट क्लास का समय ट्रायल बैलेंस बनाए थे, आज रफ बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, रफ बैलेंस शीट मतलब वर्किंग नोट में एक बैलेंस शीट। क्यों बनाएंगे, बैलेंस शीट बना के कोई ना कोई फिक्टिशियस एसेट जरूर मिलेगा। जैसे तुम एक बार फटाफट चेक कर लो, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, ये सब हमारा एसेट है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिख लो फिक्टिशियस एसेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में लिख लो फिक्टिशियस एसेट, ये हमारा फिक्टिशियस एसेट है। लेकिन इसके अलावा भी आ सकता है और फर्दर फिक्टिशियस एसेट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो दिख रहा है उसके ब्रैकेट में लिख लेंगे फिक्टिशियस एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लाइबिलिटी है, 10% फर्स्ट डिबेंचर्स भी हमारा लाइबिलिटी है, 10% सेकंड डिबेंचर्स भी हमारा लाइबिलिटी है। ये फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर पर उसका नाम है, कुछ नहीं। क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट भी लाइबिलिटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी लाइबिलिटी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है, तो कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर जरूर आएगा। तो हम लोग आगे सम्स पढ़ने से पहले वर्किंग नोट 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन का एंड में पढ़ लो, क्या लिखा है, लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, विदाउट में से आउट को आउट कर दो, विदाउट में जो आउट है उसको स्ट्राइक आउट कर दो। अब ये बन गया विद नरेशन टू गिव इफेक्ट टू द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो जर्नल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, तो मान के चलो 3 से 3.5 पेज लग जाएगा, सब कुछ मिला के 3 पेज तो लग ही जाएगा। जर्नल, बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट्स है, तो 3 पेज का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। 3 पेज का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। ये किसी का बुक में सम नंबर 27 होगा, किसी का बुक में कुछ और होगा सम नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंगली अपना अपना स्कॉलर में सबको चेक कर लेना। तो 3 पेज का जगह छोड़ दो मेन सम बनाने के लिए, 3 पेज का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1। ये एक रफ बैलेंस शीट है, मतलब वर्किंग नोट का बैलेंस शीट है, तो इसको हम टी फॉर्म में बना दे रहे हैं। कंपनी का बैलेंस शीट टी फॉर्म में नहीं बनता, ये रफ बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ऑफ सिक लिमिटेड एज ऑन 31 March 2021। liabilities amount assets amount। नाउ एक एक करके आइटम बैठा देते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट पहले बैठा देते हैं 8 लाख एसेट साइड में, या तो रफ बैलेंस शीट या तो ट्रायल बैलेंस। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को भी एसेट्स में बैठा देते हैं 10,000।
इन्वेंट्रीज का जो मार्केट वैल्यू वो अभी कंसिडर नहीं करेंगे, वो समझ बनाते समय अभी सिर्फ बुक वैल्यू लेंगे 3,90,000। इन्वेंट्रीज का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्रीज है 3,90,000। डेटर्स, डेटर्स है 4,60,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी फिक्टिशियस एसेट है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। 10% फर्स्ट डिबेंचर्स, 2,00,000। ये फर्स्ट डिबेंचर सेकंड डिबेंचर बस नाम है, ऐसे ही नाम हो सकता है। 10% ए डिबेंचर्स, 10% बी डिबेंचर्स, 12% सेकंड डिबेंचर्स, 5,00,000। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में जो ये वाई लिखा हुआ है ये सब बाद में एडजस्टमेंट में डिस्कस करेंगे, अभी सीधा क्रेडिटर्स लिख दो 11,50,000। फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख के कोलोन दे देंगे। फर्स्ट डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनर कॉलम में लिख देंगे 20,000। सेकेंड डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनर कॉलम में लिख देंगे 60,000। कुल मिला के टोटल आउटर कॉलम में 80,000। इक्विटी शेयर कैपिटल, एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप नहीं है। फेस वैल्यू 100 रुपया है, सिर्फ 60% ही पेड अप है, मतलब 40 रुपया अभी तक हम मंगाए नहीं है, वो मंगा लेंगे जिसमें नंबर 1 बोलेगा। 60 रुपया ही दिया है वो लोग। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 6,00,000। अगर हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 6,00,000 है, और 6,00,000 को फेस वैल्यू 100 से डिवाइड करेंगे कि 60 रुपया पेड अप से डिवाइड करेंगे? 60 रुपया, क्योंकि ये पेड अप शेयर कैपिटल है। तो पेड अप शेयर कैपिटल का टोटल है, तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल को पर शेयर पेड अप कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, जो कि आएगा 6,00,000 डिवाइड बाय 60, 10,000। 10,000 शेयर्स। और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो बस लाइबिलिटी साइड को ऐड करो। लाइबिलिटी साइड हैवी है, एसेट साइड में सारा डेटा माइनस करो, चेक करो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। 6,00,000, 2,00,000, 8,00,000 और 5,00,000 13,00,000, 13,00,000 50,000, 14,00,000, 14,00,000 और 11,00,000 25,00,000, 25,00,000 80,000 आ रहा है क्या टोटल? 8,10,000, 8,10,000 और उधर पे 9,00,000, 12,00,000, 12,00,000, 16,00,000 60,000, 16,00,000 80,000, 25,00,000 80,000, 16,00,000 80,000, डिफरेंस हो जाएगा 9,00,000। इसको हम लोग बोल देंगे पीएल डेबिट बैलेंसिंग फिगर। मतलब एक तो फिक्टिशियस एसेट था ही, फर्दर और फिक्टिशियस एसेट आ गया। तो जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा, हमेशा क्वेश्चन में वर्किंग नोट में एक रफ बैलेंस शीट बना लेंगे या फिर एक ट्रायल बैलेंस बना लेंगे।
तो बैलेंस शीट, रफ बैलेंस शीट बना के, वर्किंग बना के मिल गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है जो एग्जाम में मेजॉरिटी स्टूडेंट ओवरलुक कर जाएंगे। देखो क्या लिखा है, स्टूडेंट लोग ये सब लाइन नहीं पढ़ता, उनको लगता है सब बेकार का लाइन है, सीधा पॉइंट नंबर ए से पढ़ना स्टार्ट करता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें देखो क्या लिखा है, ड्यू टू हेवी एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट ओवर वैल्यूड है, ये बात बोल दिया है। मतलब अगर एंड में कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस बचेगा तो फिक्स्ड एसेट को जितना हो सके उतना राइट ऑफ करना है। ये छोटा सा वर्ड एग्जाम में नहीं दिखा होगा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को, और फिर आंसर्स मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसमें देखो कोई फिगर नहीं है। स्टूडेंट का मानना है जहां फिगर नहीं वहां पे हम नहीं देखेंगे, वहां देख के फायदा नहीं है। तो 20 रुपया यहाँ दिख रहा है यहाँ देखेंगे, या 100 रुपया दिख रहा है वहां देखेंगे, 15,000 दिख रहा है, जहाँ नंबर से वहां पे खेलेंगे। बट ऐसे लोगों को लगता है ऐसे बेकार का बात लिखा हुआ है, तो इसको हाईलाइट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट को हाईलाइट कर लो, उसके ऊपर स्माइली बना दो। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अग्रीड अपॉन। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, टू मेक कॉल, मतलब फाइनल कॉल का पैसा मंगवा लो अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स टू मेक देम फुल्ली पेड अप एंड देन टू सब डिवाइड देम इनटू शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, इसका फेस वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 100 रुपया, और पेड अप कितना है, 60 रुपया। तो अनपेड कितना है, 40 रुपया। तो फाइनल कॉल 40 रुपया उनसे मंगा लेंगे, फाइनल कॉल का पैसा मांग लेंगे उससे। क्वेश्चन बोल रहा है टू मेक द कॉल, टू मेक द शेयर्स फुल्ली पेड अप, और उसके बाद उसको सब डिवाइड करेंगे, ठीक है, इनटू शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। तो पहला काम क्या करेंगे कि फाइनल कॉल का पैसा मंगा लेते हैं और शेयर्स को पहले 40 रुपए करके, और उस शेयर्स को पहले फुल्ली पेड अप कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सम, हेडिंग दे दो, इन द बुक्स ऑफ सिक लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ सिक लिमिटेड जर्नल, in the books of SICK Limited journal. Date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount। तो बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या सीखा था, फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इतना टाइम एग्जाम में जनरली रहेगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सीधा क्लब्ड एंट्री पास करेंगे। फाइनल कॉल का पैसा मंगा लेंगे तो एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर से जब फाइनल कॉल का पैसा मंगवा लेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कैपिटल भी बढ़ जाएगा तो कैपिटल क्रेडिट। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10,000 इक्विटी शेयर्स, और 10,000 इक्विटी शेयर्स पे फाइनल कॉल 40 रुपया, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपया था और पेड अप 60 रुपया था। फेस वैल्यू 100 रुपया था और पेड अप 60 रुपया था, तो 40 रुपया अनपेड था, तो 4,00,000 रुपया। फाइनल कॉल का 40 रुपया करके, प्रत्येक शेयर पे 40 रुपया करके मंगवा लिए शेयर होल्डर से। ऐसा करने पे शेयर्स क्या हो गया, फुल्ली पेड अप। नरेशन लिख देंगे, फाइनल कॉल मनी received, final call money received on 10,000 equity shares at the rate ₹40 each. Final call money received on 10,000 equity shares at the rate ₹40 each. ये हो गया।
नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब शेयर्स को सब डिवाइड कर दो। सब डिवीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है और वैल्यू पर शेयर कम हो जाता है। तुम देखो अभी सारा शेयर्स फुल्ली पेड अप है और एक एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है और पेड अप भी 100 रुपया है। लेकिन अब ये 100 रुपया वाला शेयर 20 रुपया वाला बन जाएगा, मतलब 5 गुना शेयर का वैल्यू कम हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स 5 गुना बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितना था, 10,000 था, अभी नंबर ऑफ शेयर्स 5 गुना बढ़ेगा तो 50,000 हो जाएगा। मतलब पहले था 10,000 शेयर्स 100 रुपया करके 10 लाख, कैपिटल अभी भी रहेगा, यहां लिख के बता रहे देखो, 10,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपया करके 10 लाख था कैपिटल। ये पहले का सिचुएशन। सब डिवीजन के बाद क्या होगा, 50,000 इक्विटी शेयर्स 20 रुपया करके, जो 100 वाला शेयर था वो देखो 20 रुपया करने बोल रहा है, जिसमें नंबर 1 में लिखा है टू मेक द शेयर्स फुल्ली पेड अप एंड देन टू सब डिवाइड देम इनटू शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। तो 100 वाला शेयर को अगर हम 20 बना देंगे तो ये 5 गुना वैल्यू कम हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स 5 गुना बढ़ जाएगा, तभी तो कैपिटल 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा। मतलब कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया, इसको बोलते हैं सब डिवीजन। तो सब डिवीजन में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है और वैल्यू पर शेयर कम हो जाता है। अब मान लो अगर कंसोलिडेशन करते हैं, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक एक शेयर को तुम 1,000 रुपये वाला बना दो। तो अगर हम कंसोलिडेशन करेंगे, जो 20 रुपये वाला शेयर था उसको अगर 1,000 बना देंगे तो कितना टाइम्स, 50 टाइम्स, 50 गुना। 20 रुपया से अगर 1,000 रुपया हो गया तो 50 गुना वैल्यू पर शेयर बढ़ गया, तो 50 गुना जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाता है और वैल्यू पर शेयर बढ़ जाता है। सब डिवीजन में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है और वैल्यू पर शेयर कम हो जाता है। तो अगर कंसोलिडेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹1000, तब भी कितना रहेगा, 10 लाख रहेगा। तो क्वेश्चन में जनरली क्या बोल रहे हैं, देखो सब डिवीजन का बात बोला है, जहां पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा और वैल्यू पर शेयर कम हो जाएगा। तो जर्नल क्या होगा, देखो इस केस में, इस केस में हम लोग पुराना कैपिटल जो 100 रुपया करके अभी है, क्या सबको ये पता है इसकी पुराना कैपिटल अभी 100 रुपया है, फुल्ली पेड अप है, उसको कैंसिल कर देंगे। तो एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, पुराना कैपिटल 100 रुपया वाला कैपिटल को कैंसिल करने के लिए, कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस, इसलिए कैपिटल को कर देंगे डेबिट, और बीच में ये वर्ड जरूर लिखेंगे, ये ₹100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹20। अगर हम ये ₹100 और ₹20 ना लिखें तो ये एंट्री हो जाएगा फर्नीचर टू फर्नीचर, डेटर टू डेटर, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, ऐसा एंट्री होता नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए इसको 100 रुपया और इसको 20 रुपया दिखाना जरूरी है। पुराना कैपिटल जो 100 रुपया वाला था वो कैंसिल हो गया और नया कैपिटल 20 रुपया वाला को रेस कर दिए, तो कैपिटल अभी भी कितना रहेगा, 10 लाख, 10 लाख। यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब डिवीजन हो रहा है। तो लिखो 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each fully paid up, fully paid up, subdivided into 50,000 equity shares of ₹20 each as per resolution in general meeting
नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो लिखा है ये उसका 2 एंट्री कंप्लीट हो गया। पहला बात बोला था टू मेक द शेयर्स फुल्ली पेड अप, तो पहले शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाए, और दूसरा बात बोला था कि सब डिवीजन कर दो, तो सब डिवीजन भी कर दिए। ये दोनों एंट्री क्लियर है। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। किसी को कोई डाउट एडजस्टमेंट नंबर 1 में? एडजस्टमेंट नंबर 2 में आ जाते हैं। बोल रहा है आफ्टर सब डिवीजन द इक्विटी शेयर होल्डर्स टू सरेंडर 80% ऑफ देयर होल्डिंग। ये लोग अपना 80% शेयर कैपिटल को सरेंडर कर देगा फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन और अदरवाइज फॉर कैंसलेशन। तो इसको भी हाईलाइट कर लो, ये बात ऊपर ही बोल दिया। जितना रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीइश्यू करेंगे क्रेडिटर को, डिवेंचर होल्डर्स को, जो बच जाएगा वो लास्ट में कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एंट्री क्या होगा, कितना परसेंट कैपिटल कैंसिल हो जाएगा और सरेंडर में जाएगा, शेयर सरेंडर में 80%। तो 10 लाख रुपया कैपिटल है, 10 लाख रुपया का 80% हो जाएगा 8 लाख। तो एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 50,000 था। 50,000 का 80% करेंगे तो 40,000 शेयर्स। तो 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट कितना करके? 20 रुपया करके। 8 लाख का कैपिटल शेयर सरेंडर में चला गया। एंट्री क्या बन गया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। 8 लाख 8 लाख। नरेशन लिख दो। 80% of equity share capital transferred to share surrender। तो अगर 40,000 शेयर सरेंडर में गया तो कितना शेयर्स नहीं गया? वो 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 20 रुपया करके जो 2 लाख का कैपिटल है वो बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि वो किसी के पास नहीं गया, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। इसमें से कैंसिल होगा ना जो बचेगा। तो 10,000 इक्विटी शेयर, 50,000 शेयर था, 40,000 शेयर सरेंडर में गया, तो 10,000 तो एज इट इज है, वो रह जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 में आ जाओ। टू सेटल द क्लेम इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर्स ऑफ डिवेंचर्स। अच्छा ये तो दूसरा संपूर्ण लग गया, वो ऊपर में लिखा है सेम लाइन। टू सेटल द क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर्स ऑफ फर्स्ट डिवेंचर्स by issuing 1,013.5% debentures of ₹100 each. They are also to be issued 3,000 equity shares out of surrendered shares. ध्यान से देखो 10% फर्स्ट डिवेंचर्स का प्रिंसिपल कितना है? 2 लाख, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 20,000। मतलब उनका टोटल क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है? 2,20,000। जो 10% फर्स्ट डिवेंचर वाला लोग है उन लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है 2 लाख और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 20,000। तो टोटल क्लेम उनका इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो गया 2,20,000। तो यही बात लिखा है टू सेटल द क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर्स ऑफ फर्स्ट डिवेंचर्स। जो फर्स्ट डिवेंचर्स होल्डर्स है उनका क्लेम को सेटल कर देंगे, उनका जो पैसा बाकी है उसको सेटलमेंट कर देंगे। कैसे सेटलमेंट करेंगे? बाय इशूइंग, उनको हम लोग इशू करेंगे 1,013.5% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, और उनको हम सरेंडर शेयर से शेयर भी इशू करेंगे 3,000 इक्विटी शेयर्स। तो उनसे हम लोग क्या ले लेंगे? पुराना डिवेंचर, और उनको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी कैंसिल करो। उनको हम लोग क्या दे देंगे? नया डिवेंचर, और सरेंडर्ड शेयर से शेयर्स भी दे देंगे। तो पहले तुम इतना समझो कि फर्स्ट डिवेंचर्स का टोटल क्लेम पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। और लॉजिक याद रखना है कि पहले लायबिलिटी कैंसिल होगा और बाद में शेयर सरेंडर से शेयर इशू करेंगे। देखो एंट्री कैसे पास करेंगे, लिखो 10% फर्स्ट डिवेंचर जो कि हमारा लायबिलिटी था, क्रेडिट बैलेंस था,
उसको कैंसिल करेंगे तो एंट्री हो जाएगा 10% फर्स्ट डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी कैंसिल हुआ तो लाइबिलिटी डेबिट हो गया नहीं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इसको भी डेबिट कर देंगे। कितना? 20,000। तो उनका टोटल क्लेम कितना? 2,20,000। एक लाइन का गैप छोड़ दो, एक लाइन का गैप छोड़ के देखो, पुराना लाइबिलिटी कैंसिल हो रहा है, नया लाइबिलिटी रेस हो रहा है। पुराना लाइबिलिटी, पुराना डिवेंचर कैंसिल, पुराना इंटरेस्ट कैंसिल, नया डिवेंचर जब इशू करेंगे तो वापस से लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। तो पुराना लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए डेबिट और नया लाइबिलिटी डिवेंचर को रेस करने के लिए क्रेडिट। तो लिख देंगे टू 13.5% डिवेंचर्स। कितना डिवेंचर दे रहे हैं हम लोग उनको? 1000 डिवेंचर्स, जिसका फेस वैल्यू कितना करके है? 100 रुपया करके है। तो 1000 डिवेंचर्स पे 100 रुपया करके होता है 1 लाख। तो फिर से समझते हैं, पुराना लाइबिलिटी कैंसिल हुआ 2,20,000 से, नया लाइबिलिटी बढ़ गया 1 लाख से। पुराना लाइबिलिटी कैंसिल हुआ 2,20,000 से, नया लाइबिलिटी बढ़ गया 1 लाख से। तो मेरा नेट में जो गेन हो रहा है वो 1,20,000 का ही हो रहा है, वो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन। तुम बीच में भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये बस समझाने के लिए कि ये बैलेंसिंग फिगर के नाम पे आ रहा है, इसलिए बीच में लिख रहा है। पुराना लाइबिलिटी कैंसिल हुआ कितना से? 2,20,000। पुराना लाइबिलिटी कैंसिल हुआ 2,20,000, ठीक है। पुराना लाइबिलिटी कैंसिल हो गया 2,20,000 और नया लाइबिलिटी बढ़ गया 1 लाख रुपया से। नया लाइबिलिटी बढ़ गया 1 लाख रुपया से, तो नेट में गेन कितना हो रहा है? तो नरेशन लिख दो, क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर्स फॉर फर्स्ट 10% डिवेंचर्स या 10% फर्स्ट डिवेंचर्स, नाम है फॉर 10% फर्स्ट डिवेंचर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट settled by issue of 13.1000 होगा 1000, 13.5% डिवेंचर्स of rupees 100 each and balance transferred to capital रिडक्शन। बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। अभी सिर्फ लाइबिलिटी ही कैंसिल हुआ है, अभी हमने शेयर रीइश्यू नहीं किया आउट ऑफ शेयर सरेंडर, इसके बाद करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखना, शेयर सरेंडर का सब में पहले लाइबिलिटी कैंसिल, बाद में शेयर रीइश्यू। पहले अगर शेयर रीइश्यू कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद का एंट्री, ये हो गया, मिटा दे, नहीं हुआ। अब देखो, हम लोग
शेयर सरेंडर में से कितना शेयर री इशू कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर को? 3000 इक्विटी शेयर, जिसका वैल्यू कितना है? 20 रुपया करके। तो सरेंडर शेयर्स का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। शेयर सरेंडर से जब 3000 इक्विटी शेयर 20 रुपया वाला, मतलब 60,000 का शेयर कैपिटल जब निकलेगा तो शेयर सरेंडर का बैलेंस कम हो जाएगा, और कंपनी जब शेयर री इशू करेगा तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल बढ़ जा रहा है, शेयर सरेंडर का भी क्रेडिट बैलेंस, पर शेयर सरेंडर का बैलेंस कम हो जा रहा है। तो जर्नल हो जाएगा शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $3000 इक्विटी शेयर्स 20 रुपया करके। ये 3000 इक्विटी शेयर्स हम लोग दे किसको रहे हैं? डिवेंचर होल्डर को। बट एंट्री में देखो डिवेंचर होल्डर का कोई नाम नहीं आएगा। ये चीज तो तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि डिवेंचर्स को हम लोग पहले ही लाइबिलिटी कैंसिल कर दिए थे। अमाउंट में लिख दो 60,000, नरेशन लिख दो री इशू ऑफ 3000 इक्विटी शेयर्स at the rate rupees 20 each to debenture holders out of share surrender, out of share surrender। तो शेयर सरेंडर में से देखो कितना शेयर हम लोगों ने री इशू कर दिया डिवेंचर होल्डर्स को? 3000 इक्विटी शेयर 20 रुपया वाला। ये हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 4। 3 और 4 में हल्का सा एक डिफरेंस है, अदरवाइज पूरा सेम है। पहले पढ़ते हैं 4। लिखा है टू इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स टू द होल्डर्स ऑफ डिवेंचर्स, नहीं सॉरी हम फिर से नीचे वाले पढ़ लिए। टू इशू 15,000 इक्विटी शेयर्स out of surrendered shares to the holders of second debentures in full settlement of their claim including interest। मतलब पहले ये समझो, जो सेकंड डिबेंचर्स है, सेकंड डिबेंचर्स उनका प्रिंसिपल कितना है? 5 लाख है, 5 लाख है, और उनका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 60,000 है। मतलब उनका टोटल क्लेम कितना है? 5,60,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और इस 5,60,000 के बदले कंपनी नया से कोई डिवेंचर इशू नहीं कर रहा है। मतलब पूरा का पूरा 5,60,000 का लाइबिलिटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कैंसिल होगा, और कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिडक्शन में। यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 3, मतलब ये जो अभी एडजस्टमेंट किए, यहां पे फर्स्ट डिवेंचर होल्डर्स का भी हम लोग लाइबिलिटी को कैंसिल किए थे, बट बदले में एक नया डिवेंचर इशू किए थे, और नेट में जो गेन हुआ था 1,20,000 वो कैप रिडक्शन में गया था। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट में क्या हो रहा है? सेकंड डिवेंचर के केस में लाइबिलिटी कैंसिल होगा कितना से? 5,60,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, बट बदले में कोई नया डिवेंचर इशू नहीं करेंगे। इट मींस पूरा का पूरा 5,60,000 कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। और बाद में शेयर कितना रीइशू करेंगे? 30,000 शेयर। कितना रुपया वाला? सॉरी 15,000 शेयर, फिर से नीचे देख लिए थे हम। 15,000 शेयर, 15,000 शेयर कितना रुपया वाला? 20 रुपया वाला। मतलब 3 लाख रुपया का शेयर रीइशू करेंगे आउट ऑफ शेयर सरेंडर, है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लाइबिलिटी को कैंसिल करेंगे, तो लिखो 12% सेकंड डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 5 लाख। 12% सेकंड डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख। उसके बाद लिख देंगे आउटस्टैंडिंग डिवेंचर
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना, 60,000। लेकिन बदले में कोई नया डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हैं हम लोग इनको, तो पूरा का पूरा लायबिलिटी कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। तो लिख दो टू कैपिटल रिडक्शन 5,60,000। नरेशन लिख देंगे, क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स फॉर 12% second debentures including interest cancelled and transferred to capital रिडक्शन। अब लाइबिलिटी कैंसिल कर दिए, अब इसको शेयर रीइशू कर दो। कितना शेयर रीइशू कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, 15,000 शेयर, 20 रुपया वाला। कहां से रीइशू करेंगे, आउट ऑफ शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। शेयर सरेंडर का बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए शेयर सरेंडर डेबिट, और वापस से कंपनी शेयर रीइशू करेगा तो कंपनी का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री, ये हो गया सबका। नेक्स्ट एंट्री आएगा, लिखो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर्स पे, 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 20 रुपया करके। तो 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 20 रुपया करके कैलकुलेट करो, 3 लाख। नरेशन लिख देंगे, रीइशू ऑफ 15,000 equity shares at the rate rupees 20 each out of share surrender to डिवेंचर होल्डर्स। तो हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 में। बोल रहे हैं टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स टू वाई। देखो क्रेडिटर में एक वाई था, क्रेडिटर जो 11.5 लाख का था उसमें क्रेडिटर वाई था 5.5 लाख रुपया का। उसको हम लोग 10,000 इक्विटी शेयर देंगे टू वाई इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमारा टोटल क्रेडिटर 11.5 लाख है, जिसमें वाई 5.5 लाख रुपए हमसे पाएगा, तो बाकी लोग हमसे मिला के 6 लाख पाएगा। तो वाई को पूरा लाइबिलिटी हम लोग कैंसिल कर देंगे और उसको हम लोग कितना देंगे, 10,000 इक्विटी शेयर 20 रुपया वाला, जो कि 2 लाख का शेयर। तो ये हम लोग का लास्ट एंट्री है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा एंट्री भी आएगा। ठीक है, तो एंट्री पास करते हैं। क्रेडिटर को कैंसिल करेंगे, क्रेडिटर वाई को कैंसिल करेंगे, जिसका क्लेम कितना है
5,50,000। तो पहले वही रूल, पहले लाइबिलिटी कैंसल फिर शेयर री इशू। तो एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर, ब्रैकेट में लिखेंगे वाई, अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर ब्रैकेट में वाई अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। $5,50,000, $5,50,000। नरेशन लिख दो। क्लेम ऑफ क्रेडिटर, ब्रैकेट में लिख देंगे वाई, कैंसल्ड एंड ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन। तो क्रेडिटर ब्रैकेट में वाई अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब इसको शेयर री इशू कर देंगे आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो एंट्री क्या बन जाएगा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 10,000 शेयर 20 रुपया करके 2 लाख। नरेशन लिख देंगे, री इशू ऑफ $10,000 equity shares at the rate ₹20 each to creditor ब्रैकेट में वाई आउट ऑफ शेयर सरेंडर। यहां तक क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में एक बात ऊपर लिखा हुआ था सेकंड पॉइंट में, 80% ऑफ द शेयर्स विल बी सरेंडर्ड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन और अदरवाइज फॉर कैंसलेशन। तो जो शेयर रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ वो अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो सरेंडर्ड शेयर्स में, शेयर सरेंडर में क्या था, 40,000 शेयर्स, जिसमें से 3,000 शेयर्स हमने डिबेंचर होल्डर को दिया, फिर 15,000 शेयर्स भी हमने डिबेंचर होल्डर को दिया और 10,000 शेयर हमने क्रेडिटर को दे दिया। मतलब कितना शेयर उसमें से रीइशू हो गया, 28,000 शेयर। तो 12,000 शेयर्स पे 20 रुपया करके 2,40,000 का बैलेंस अभी भी उसमें है। ये एक तरीका है समझने का। या फिर जर्नल में जहां जहां शेयर सरेंडर क्रेडिट हुआ है प्लस, जहां जहां शेयर सरेंडर डेबिट हुआ है माइनस, चेक कर लो। वैसे भी कितना आ रहा है, 2,40,000। जर्नल में जहां जहां शेयर सरेंडर क्रेडिट हुआ है प्लस और जहां जहां डेबिट हुआ है माइनस, तो वैसे करके भी कितना आ जा रहा है, 2,40,000 आ जा रहा है। क्लियर? एक तरीका क्या है, 40,000 शेयर्स गया था शेयर सरेंडर में, उसमें से फर्स्ट डिवेंचर होल्डर को 3,000 डिवेंचर शेयर दे दिए थे, सेकंड डिवेंचर होल्डर को 15,000 शेयर दे दिए थे, क्रेडिटर को 10,000 शेयर दे दिए थे। मतलब 28,000 शेयर निकल गया। तो बचा कितना, 12,000 शेयर। 12,000 शेयर 20 रुपया करके 2,40,000। या फिर जहां जहां शेयर सरेंडर क्रेडिट हुआ है प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ है उसको माइनस कर दो। देखो बैलेंस कितना आ रहा है, 2,40,000। ये शेयर सरेंडर का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज क्रेडिट भरा है, क्रेडिट बैलेंस है। तो इस क्रेडिट बैलेंस को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन में। क्लियर? क्योंकि ऊपर बोल दिया था कि जो शेयर री इशू होगा वो ठीक है, लेकिन जो री इशू नहीं होगा उसको कैंसिल कर देना है।
तो शेयर सरेंडर का जो बैलेंस है उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री लिख दो, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिडक्शन 2,40,000 2,40,000 नरेशन लिख देंगे। बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। अब क्या करेंगे, अब कैपिटल रिडक्शन का फाइनल बैलेंस निकालो। जहां जहां जर्नल में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है प्लस, और जहां जहां डेबिट हुआ है माइनस। नहीं, क्या बात कर रहे हो, कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट ही क्रेडिट है। कैपिटल रिडक्शन का जहां जहां क्रेडिट हुआ है वो प्लस, जहां जहां डेबिट हुआ है माइनस। कितना आ रहा है, कैलकुलेटर चलाओ, कैलकुलेटर। 14,70,000। सब कोई चेक करो, 14,70,000 आ रहा है। तो ये कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट बैलेंस है जिसको अभी हम लोग यूज कर लेंगे। कैपिटल रिडक्शन का ये क्रेडिट बैलेंस है 14,70,000। सबका आ गया ना 14,70,000। तो ये कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट बैलेंस है जिसको अभी हम लोग यूज कर लेंगे। किस किस चीज में यूज करेंगे, फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करने के लिए, कुछ ओवर वैल्यूड फिक्स्ड एसेट है उसको राइट ऑफ करने के लिए। तो एक एक करके राइट ऑफ करते हैं। सबसे पहले लिख दो टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि एक फिक्टिशियस एसेट था जिसके बारे में चाहे क्वेश्चन बताए चाहे ना बताए हमेशा राइट ऑफ कर देंगे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना था, 20,000। तो लिख दिए टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000। उसके बाद आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल ब्रैकेट में डेबिट, जो कि हम लोग वर्किंग नोट बना के निकाले थे। ये कितना आया था, 9 लाख। क्लियर, 9 लाख। इसके बाद तुम देखो इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का बुक वैल्यू कितना था, 3,90,000। चेक करो इन्वेंट्रीज का बुक वैल्यू कितना था, 3,90,000। बट मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 3,40,000। तो वैल्यू कितना से कम हो गया, 50,000 से इन्वेंट्री का वैल्यू कम हो गया। तो लिख देंगे टू इन्वेंट्रीज 50,000, टू इन्वेंट्रीज 50,000। अभी भी जो बैलेंस है वो हम लोग यूज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन बोला था कि फिक्स्ड एसेट्स आर ओवर वैल्यूड। तो देखो कुछ बैलेंस आ रहा है अभी भी। कितना बैलेंस आ रहा है, एक्जैक्टली 5 लाख का बैलेंस आ रहा होगा। तो 5 लाख का बैलेंस को यूज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए। तो लिख देंगे टू फिक्स्ड एसेट्स। अगर ऊपर का वो लाइन कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता तो इसको कैपिटल रिजर्व मान लेता, जो कि एग्जाम में वो ये सब स्किप हो जाता है। बट वो कैपिटल रिजर्व नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर 5 लाख। नरेशन रॉन्ग हो जाता ना समझ। बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन
उसके चलते बैलेंस शीट भी रॉन्ग हो जाता। बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ fictitious assets and other overvalued assets. Fictitious assets and other overvalued assets. ब्रैकेट क्लोज। अब फटाफट इसका बैलेंस शीट बना लेते हैं। हेडिंग दे दो बैलेंस शीट ऑफ सिक लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ सिक लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ सिक लिमिटेड। एंड नाम के बाद जरूर लिखेंगे एंड रिड्यूस्ड या एज रिड्यूस्ड। तो बैलेंस शीट ऑफ सिक लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। एज ऑन का डेट क्या था? 31 2023, जो भी अपना बुक के हिसाब से लिख देना। पर्टिकुलर्स नोट नंबर एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स नोट नंबर एंड अमाउंट। सबसे पहले लिख देंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। लिख देंगे नंबर 1 में शेयर होल्डर्स फंड। इसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल, जिसका बना देंगे नोट नंबर 1। देखो शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आएगा। याद है सब डिवीजन के बाद कितना शेयर्स था? 50,000 शेयर्स, जिसमें से 40,000 शेयर्स शेयर सरेंडर में चला गया था। तो तभी बता दिए थे कि वो 10,000 शेयर्स जाएगा बैलेंस शीट में। तो 10,000 शेयर्स पे 20 रुपया करके 2 लाख रुपया। इसके अलावा हमने डिवेंचर होल्डर को 3,000 शेयर इशू किया, फिर दूसरा डिवेंचर होल्डर को हमने 15,000 शेयर इशू किया, और फिर उसके बाद क्रेडिटर को 10,000 शेयर इशू किया। मतलब हमने कुल मिला के 28,000 शेयर इशू किया, जिसका वैल्यू कितना करके? वही 20 रुपया करके। तो 28,000 इक्विटी शेयर पे 20 रुपया करके 5,60,000। मतलब कैपिटल पहले से 2 लाख था, 5,60,000 और बढ़ गया, तो टोटल कैपिटल कितना? 7,60,000। शेयर सरेंडर का सम्स में कैपिटल ऐसे ही निकालेंगे। अगर हम वो क्रेडिट डेबिट करके निकालेंगे ना तो आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो शेयर सरेंडर का सम में हम लोग इसी तरह से कैपिटल निकालेंगे। 7,60,000।
कौन सा? वो तो कैंसिल हो गया था, तो कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर हो गया था ना। नहीं, उसका कुछ नहीं होगा। कौन सा? तो तुम ही तो बताए थे बच गया था 50,000 में, 40,000 गया था शेयर सेंटर में। 50,000 शेयर था, 40,000 शेयर सेंटर में गया था, तो कितना नहीं गया था? वही 10,000। तो कुल मिला के कितना आएगा? 7,60,000। तो शेयर कैपिटल दिखा देंगे, अमाउंट दिखा देंगे 7,60,000। और कैसे आया उसका डिटेल हमको नोट्स टू अकाउंट में लिख के, रुक जाओ, उसका डिटेल हमको नोट्स टू अकाउंट में लिख के बताना पड़ेगा। अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई कैपिटल रिजर्व नहीं था, तो नील लिख दो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक डिबेंचर आएगा, क्योंकि सारा डिबेंचर तो कैंसिल हो गया, बट एक नया डिबेंचर रेज हुआ था 13.5% वाला, 1 लाख रुपया का, तो वो आएगा। सारा डिबेंचर का इंटरेस्ट सब कैंसिल हो गया, बट एक नया डिबेंचर रेज हो गया था, तो वो आएगा। हाँ, तो उसका नोट बनाएंगे। एंड 3 में आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज, जिसके अंदर लिख देंगे ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर्स को क्या लिखते हैं? ट्रेड पेबल्स। तो क्रेडिटर था 11,50,000 का, जिसमें से 5.5 लाख का क्रेडिटर कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्रेडिटर आ जाएगा यहाँ पे 6 लाख। रिमेनिंग क्रेडिटर आ जाएगा 6 लाख। और कोई लाइबिलिटी था नहीं, तो बस यही हो जाएगा बैलेंस शीट का टोटल। कितना आ रहा है? 14,60,000। ये एक तरफ का टोटल हो गया, लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब इसी के नीचे लिख देंगे एसेट्स। एसेट्स में आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर में आ जाएगा प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके अंदर आएगा टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स। पहले कितना था चेक करो, 8 लाख का था, और जर्नल में कितना से वैल्यू कम कर दिए? 5 लाख से वैल्यू कम कर दिए थे जर्नल में, तो उसको यहीं दिखा देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। क्लियर? फिर 2 में आ जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आएगा? इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज का मार्केट वैल्यू 50,000 से कम हो गया, तो यहीं पे दिखा दो 3,90,000 माइनस 50,000, तो आ जाएगा 3,40,000। 3,40,000। इसके बाद था डेटर्स। तो डेटर्स को हम लोग क्या लिख के दिखाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स आता है ट्रेड रिसीवेबल्स के हेड में। तो डेटर्स में कोई चेंज था नहीं, तो डेटर्स एज इट इज कॉपी 4,60,000। डेटर्स में कोई चेंज नहीं था, तो डेटर्स को एज इट इज कॉपी कर देंगे 4,60,000। और एक चीज नोटिस करना, पहले ना बैंक ओवरड्राफ्ट था, उसको हम यहाँ पे लिए नहीं थे लाइबिलिटी में। क्यों नहीं लिए थे? कैलकुलेटर निकालो सब कोई।
कैलकुलेटर में टाइप करो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट 50,000 और तुम्हारे देखो कैलकुलेटर में एक छोटा सा प्लस माइनस का बटन होगा, प्लस माइनस दोनों होता है उसमें, खाली माइनस नहीं, प्लस ऑब्लिक माइनस दोनों होता है कैलकुलेटर में। लेफ्ट हैंड साइड में देखो प्लस या फिर माइनस दोनों होता है, उसको एक बार प्रेस करो तो देखो सामने माइनस आ जाएगा, है ना। सामने माइनस मतलब वो नेगेटिव हो गया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस था, 50,000 नेगेटिव। ठीक है, अब जर्नल का पेज खोलो, जहां जहां बैंक डेबिट हुआ है प्लस और जहां जहां क्रेडिट हुआ है माइनस। नहीं समझे क्या? कैलकुलेटर में 50,000 प्रेस किए, फिर छोटा सा एक बटन दिखेगा प्लस माइनस वाला, उसको एक बार प्रेस करो तो सामने माइनस आ जाएगा। तो बैंक ओडी तो नेगेटिव होता है ना, तो 50,000 नेगेटिव था। अब जहां जहां जर्नल में बैंक डेबिट हुआ उसको प्लस और जहां जहां क्रेडिट हुआ माइनस, तो कितना आ रहा है? 3,50,000। तो वही यहां पे आ जाएगा, सी में लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका हम लोग बना देंगे वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं, वर्किंग नोट। तो चेक कर लो टैली हो गया क्या एसेट्स भी? डिफरेंस आ रहा है क्या कुछ? कितना आ रहा है? क्या कुछ मिस हो गया? क्या क्या मिस कर दिए? क्या मिस कर दिए? 10,000 कम है। 10,000 क्या मिस कर दिए थे? 10,000 10,000 10,000 इन्वेस्टमेंट्स, एक इन्वेस्टमेंट लेना भूल गए थे, ओ तो करंट एसेट के ऊपर लिख देना। ठीक है, एक्चुअली करंट एसेट के ऊपर आएगा तो बी में लिख देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तुम लोग थोड़ा समझ के लिखो कि ए में आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बी में आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000, उसको यहां पे इंजेक्ट कर देते हैं तो कुल मिला के आ जाएगा 14,60,000। तो अब इसका बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। बता दें, हो गया। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट में पहला नोट बनेगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नीचे लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट हैंड साइड में एक अमाउंट का कॉलम। इसके नीचे लिख देंगे इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो टोटल शेयर कैपिटल हम लोग चेक किए थे कितना था, 7,60,000। एक बार फिर से बता रहे कैसे आया। वो जो 10,000 शेयर जो शेयर सरेंडर में नहीं गया था वो शेयर, और 28,000 शेयर हमने दे दिया था किसको?
तो इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप में आ जाएगा। पहले तो वो 10,000 शेयर जो शेयर अंडर में नहीं गया था, और वो 28,000 शेयर जो गया था शेयर अंडर में और चला गया क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डरों के पास, मतलब कुल मिला के 38,000 शेयर, 38,000 शेयर। तो इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप के नीचे लिखेंगे 38,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच फुल्ली पेड अप, जो कि कितना हो जाएगा 7,60,000। अब एक बात बताओ, इसमें से कितना शेयर के बदले पैसा नहीं आया? 28,000। इसमें से कितना शेयर के बदले पैसा नहीं आया? 28,000। देखो, डिवेंचर होल्डर को शेयर दिए, वो पैसा नहीं दिया, क्रेडिटर को शेयर दिए, वो पैसा नहीं दिया। तो लिखेंगे ऑफ दीज 28,000 equity shares have been issued for consideration other than cash। ये लाइन 90% स्टूडेंट को नहीं दिखेगा, तुमको नहीं मिले दूसरे कॉपी में, लाइन लिखोगे तो मैं कॉपी अच्छा दिखेगा। ये एक नोट, अब दूसरा नोट बना देंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें लिख देंगे सिक्योर्ड, 13.5% डिवेंचर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे 1,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 1,00,000। तो दो नोट बना दिए हम लोग। अब लास्ट पार्ट इसका वर्किंग नोट बना देते हैं। बैंक अकाउंट, दो नोट्स टू अकाउंट बना दिए। हो गया दोनों नोट्स। तो लास्ट पार्ट वर्किंग नोट बना देंगे बैंक अकाउंट बना के, जिससे पता चल जाए कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कैसे आया। वर्किंग नोट 1, बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। वर्किंग नोट 2 होगा क्या? हाँ 2 होगा, 2 होगा वर्किंग नोट 2। देखो बैंक का पहले ना नेगेटिव बैलेंस था, ओडी था, चेक करो क्वेश्चन में ओडी था, तो क्रेडिट बैलेंस था वो, तो लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 50,000। और एक जर्नल एंट्री हम लोग पास किए थे, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उसका भी पोस्टिंग यहाँ पे आ जाएगा। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,00,000 पोस्टिंग कर दिए। पहले बाई बैलेंस बीडी लिख दिए, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,00,000 लिख दिए।
ऐसा करने पे जो क्रेडिट बैलेंस था अब वो बन गया डेबिट बैलेंस। तो उसको क्लोज कर देते हैं। टोटल में आ जाएगा 4 लाख। यहां लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है ना? देखो ये हैवी था। बस सम्स कंप्लीट हो गया।